हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी। और आज हम बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी में हेयर लॉस कितना कॉमन है, किन फीमेल्स को होता है और जिन फीमेल्स को होता है उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। बिकॉज जब हेयर लॉस होता है प्रेगनेंसी में तो यही सोचा जाता है कि क्या ट्रीटमेंट कर लें, क्या ऐसा कर लें। बिकॉज हेयर्स आपको पता है फीमेल की फर्स्ट ब्यूटी कहा जाता है। अगर आपके हेयर अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपका फेस भी अच्छा दिखेगा और हेयर से ही आपकी ब्यूटी शो करती है। तो हेयर लॉस होना प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, क्या हेयर्स वापस आ सकते हैं और कितने दिन में हेयर वापस आते हैं और किस तरीके के प्रिकॉशन हम रखें कि हमारा ज़्यादा हेयर लॉस ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और जैसे लोगों से शेयर करना, दोज हु आर नीडी उन सबसे शेयर करना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी में हेयर लॉस कितना कॉमन है। देखिए, हर फीमेल के साथ नहीं, मोस्टली फीमेल्स को बहुत अच्छे हैवी लस्ट्रस हेयर आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, ये हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। बट कुछ फीमेल में क्या होता है, हेयर शेडिंग होने लगती है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, हेयर रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो बाल झड़ना मतलब सोचिए आप कितना ज़्यादा कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में अगर हेयर लॉस होता है तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे क्या कारण होते हैं प्रेगनेंसी में हेयर लॉस के। सबसे पहला जो हमारा फोरमोस्ट कारण कहेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ साथ आपका जो पोस्ट पार्टम हेयर लॉस है वो भी होता है। मतलब आपकी डिलीवरी होगी देन भी आपका हेयर लॉस होता है, उसमें भी हम लोग प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी में तो लॉस हुआ ही है हेयर्स का, देन डिलीवरी के बाद और बालों का झड़ना, मतलब ऐसे तो इतने बाल तो जितनी जल्दी ग्रो करते नहीं हैं और झड़ और रहे हैं, तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे क्या कारण होते हैं हमारे अगर हमारे प्रेगनेंसी में बाल झड़ते हैं। सबसे पहला कारण होता है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। अब आप सभी को ये चीज़ से शायद ही आप लोग अवगत हो कि हार्मोन का इम्बैलेंस कितना हद तक हमारी फीमेल्स की बॉडी को अफेक्ट करता है। वैसे मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि हार्मोन का इम्बैलेंस इज़ वेरी मच क्रिएट अ इम्बैलेंस इन अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन एज वेल। तो हमारी फीमेल की बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे साथ और अदर प्रॉब्लम्स भी अटैच हो जाती हैं। ठीक है, तो हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे कि बात करेंगे, आपको पता है फीमेल हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन जब फीमेल की बॉडी में ज़्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या होता है, उसके बाल नहीं झड़ते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेयर एकदम हैवी दिखेंगे, लस्ट्रस दिखेंगे, शाइन करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और हर एक फीमेल के अंदर ये वेरी करता है, किसी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और किसी में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, अगर आपका एस्ट्रोजन अच्छा है ज़्यादा ही है मतलब, तो आपके हेयर जो है वो अच्छे हेल्दी दिखेंगे। और ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपके एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है तो आपके बाल शेडिंग होने लगती है। अब बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। आपको पता है किसी फीमेल में अगर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है दैट मीन्स उसके बहुत ज़्यादा रफ ड्राई डैमेज हेयर होंगे। तो यही होता है हार्मोन का इम्बैलेंस। हमको दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है, ना तो एस्ट्रोजन की कमी होनी चाहिए ना प्रोजेस्टेरॉन। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए होता है। या तो एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ तो अच्छे बाल होंगे, बट अगर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो गया तो आपके बाल टूटने लग जाएंगे। इसलिए इसे कहते हैं हार्मोन का इम्बैलेंस। हार्मोन का इम्बैलेंस फीमेल की बॉडी में ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये बात हो गई आपके हार्मोन्स की। अब सेकेंड कारण क्या होता है, स्ट्रेस। ऑब्वियसली आपने कंसीव कर लिया, आप यही सोचते रहेंगे कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्या हमारी सिजेरियन डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो क्या हो जाएगा, सिजेरियन डिलीवरी तो क्या हो जाएगा, क्या हमारे लिए कोई और विकल्प है, क्या हम नॉर्मल डिलीवरी तो करवा ही लेंगे, चलो अगर सिजेरियन हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे और नॉर्मल हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ये सोच सोच के आप लोग इतना अपना टाइम अच्छा जो हेल्दी एक खास खुशी मिजाज वाला जो टाइम होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी वजह से आपको होता है स्ट्रेस। देखिए, आप सभी को पता है हर दिन में मेल और फीमेल के 100 हेयर स्ट्रैंड्स झड़ते हैं। ठीक है, बट अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके डेली के 100 बाल गिर रहे थे वो 3 गुना ज़्यादा होकर 300 बाल गिरने लग जाएंगे। तो सोचिए स्ट्रेस कितना इफेक्ट करता है। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ऑब्वियसली बहुत सारे विकल्प हैं, आर्टिफिशियल लेबर भी होता है, उसमें भी आप उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इतना मत सोचिए, जो आपको सूट करे, जो आपकी हेल्थ आपको बताए उसके हिसाब से आपको उस टाइम पे जाके ही उसका डिसीजन लेना चाहिए, रादर देन आप पूरा अपना प्रेगनेंसी का टाइम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं यही सोचते सोचते क्या होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस कम लीजिए ताकि बाल ज़्यादा ना, बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेयर स्ट्रेंथ एज वेल। ठीक है, ये तो हो गई बात स्ट्रेस की। अब हम बात करेंगे थायराइड। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यूज टू सफ़र फ्रॉम थायराइड
वैसे थायराइड में कंसीव करने में दिक्कत तो होती है, बट अगर आप कंसीव कर ले एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू एज वेल, ठीक है। बट आपने कंसीव कर लिया है और आपको थायराइड है, आप हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड दोनों टाइप के होते हैं। बट हाइपोथायराइड में क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल में, और हाइपोथायराइड में भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, ठीक है। आप इरिटेटिंग रहेंगे पूरे टाइम, आप थकावट आपको लगेगी, उसके साथ साथ आपके हेयर भी बहुत ज़्यादा डैमेज रहते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड आपको थायराइड भी है, हाइपोथायराइड भी है एंड आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, बट स्टिल आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई थिनिंग होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी। आपको पता है अगर आप बार बार लगातार एकदम पर्टिकुलर गैप मतलब जल्दी दो बच्चों के बीच में गैप नहीं और बार बार कंसीव कर रहे हैं, आपका बार बार एबॉर्शन हो रहा है, तो भी आपको एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आयरन आप सभी को पता है वेरी यूजफुल फॉर ब्लड, और जब ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है हमारे शरीर में, तो एनीमिक हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बार बार आपका रिपीटेड आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं या बार बार कंसीव कर रहे हैं और बच्चों के बीच में कम गैप है, तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपको जो है आपका जो स्कैल्प है, काफ़ी हद तक जो हेयर फॉलिकल्स है वो हेयर ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज इतना रिपीटेड सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हार्मोन का इम्बैलेंस होने के कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके जो हेयर हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हेयर मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इन आयरन इन योर ब्लड। तो आयरन की डेफिशिएंसी हमको नहीं होने देनी है। थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको आयरन रिच फूड्स एंड सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ही लेने हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कौन सी चीज़ों की वजह से हमारे बाल झड़ सकते हैं, और क्या रीजंस होते हैं। और रीजंस होते हैं आपने बहुत ज़्यादा टाइट पोनी अपनी कर रखी है, और ट्रॉमा आपने हेयर फॉलिकल्स का कर दिया। ट्रॉमा मतलब तो समझ गए होंगे आप सभी के, चोट लगना, कुछ इस तरीके का इंजर्ड काइंड ऑफ होना, वो ऐसा इसलिए ट्रॉमा हेयर्स का मतलब ये है कि आपने अपने हेयर पे कोई ट्रीटमेंट करवा लिया है, जस्ट लाइक स्मूदनिंग, स्ट्रेटनिंग एंड केराटिन ब्ला ब्ला, ठीक है, जो भी होता है, और करवाने के बाद आपके जो हेयर्स हैं वो डैमेज होने लग गए हैं। बिकॉज देखो हर एक इंडिविजुअल को ये सारे ट्रीटमेंट सूट नहीं करते हैं, और ऑब्वियसली आपने प्रेगनेंसी के पहले अगर कराया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके हेयर्स पे आएंगे, तो उस समय तो बालों की शेडिंग होगी, प्लस आपको प्रेगनेंसी में ऑल अदर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, तो भी आपके बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए इन सब ट्रीटमेंट को प्रायर टू योर प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आपके उस दौरान तो आपको सूट करे तो वेल एंड गुड, और सूट नहीं करा तो आपके स्कैल्प का डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी से पहले आपको इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे और अदर आपको हेयर रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, आपको स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आपके बहुत ज़्यादा बाल गिर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको बीपी है तो भी आपके हेयर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा सिनेरियो रहता है। तो ये तो मुख्य बातें थी कि किन किन कारणों की वजह से प्रेगनेंसी में आपके हेयर्स जो हैं डैमेज होते हैं, बाल झड़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में हमको जैसे कि प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी की, तो आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं अपने डॉक्टर से लिखवा के। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जस्ट मीन्स कि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अच्छे से अपनी डाइट नहीं ली, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स यूज टू गो इन आवर बॉडी, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपनी हेल्थ में बहुत अच्छी अच्छी डाइट में चीज़ें शामिल करनी है ताकि हमको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से मतलब ऑल काइंड ऑफ विटामिन आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, और साथ ही साथ अच्छी डाइट लेनी है, विटामिन सप्लीमेंट्स लीजिए, प्लस आप जो भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लीजिए, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप आयरन टैबलेट्स भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं। थायराइड है अगर आपको तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। अब हम बात करेंगे और कौन सी जो बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं हेयर्स के लिए, उन चीज़ों को क्या ध्यान रखना है। आपको एकदम टाइट बन नहीं बनाना है, टाइट चोटी नहीं बनानी है, बालों को पूरे टाइम ओपन मत रखिए, ठीक है। एकदम लाइट चोटी बनाइए, सोते समय भी आपको एकदम बाल खोल के नहीं सोना है, बिकॉज उससे भी आपके जो हेयर्स हैं वो इंटेंगल्ड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको सुलझाने में दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ एकदम रफली अपने बालों को कॉम नहीं करना है, आप वाइड टूथ जो कॉम होता है उसको लेके आराम से आप कॉम करिए, ठीक है। हेयर मसाज करिए, जो टूल्स होते हैं जस्ट लाइक आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं और हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं, और एकदम हॉट ऑयल भी, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म तेल भी आपको यूज़ नहीं करना अपने स्कैल्प पे, ठीक है। बिकॉज हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, इन चीज़ों का रिपीटेटिव यूज़ करने से हेयर डैमेज तो वैसे ही हो रहे हैं और उस पर 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी, हमको ये हॉट टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं।
हेयर कलरिंग आप कर सकते हैं, बट आप घर में बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए, और फिर भी आप कर रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशन लेके करिए, अमोनिया फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। आप कोई भी शैम्पू ले रहे हैं वो भी आपके पैराबिन सल्फेट फ्री होने चाहिए, ज़्यादा केमिकल्स वाले शैम्पू मत लीजिए, उसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको ये सब हैवी केमिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके साथ साथ आप नीम का जो पानी यूज़ कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। अगर आपको फंगस है, आपने देखा हो काफ़ी लोगों को अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसके कारण क्या डैंड्रफ भी होता है, तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है हेयर्स में, तो आप नीम के पत्ते पानी में उबालिए, उससे भी सर आप धो सकते हैं, आपके हेयर से काफ़ी ज़्यादा फंगस हट जाएगी, ठीक है। बिकॉज बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, ठीक है। आपको अपने स्कैल्प पे न्यूट्रिशन देना है तो कोकोनट मिल्क का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो आप फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने रात में भिगो दीजिए, सुबह उसको मिक्सर या जार में पीस कर दें आप उसको अपने पूरे स्कैल्प पे यूज़ करिए, आपके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। अब सप्लीमेंट की बात करें तो आपको विटामिन बी सप्लीमेंट, साथ में डी सप्लीमेंट, ई सप्लीमेंट, सी सप्लीमेंट, ये सब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। ओवर किसी भी चीज़ का हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ओवर किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। हेल्थ, आपके हेयर डैमेज जो होते हैं प्रेगनेंसी में वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। पेशेंस रखना होता है, ऐसा नहीं कि पूरे टकले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे आपको पता है हेयर के भी अपनी टाइम होता है, एक टाइम होता है हेयर का, इतने टाइम तक ग्रो करेगा, देन वो शेड ऑफ हो जाएगा, फिर न्यू फॉलिकल से न्यू हेयर डेवलप होंगे, ठीक है। तो एक नेचुरल साइकिल चलती है। तो मन में ये भय मत रखिए, ये डर मत रखिए कि हमारे ऐसे बाल झड़ जाएंगे तो हमारे स्कैल्प दिखने लग जाएगी, स्कैल्प दिखने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़े थोड़े टाइम, बिकॉज ये सब हार्मोनल चेंज है, एक साइकिल होती है, बाल झड़ गए तो बाल वापस भी आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें अभी बताएं उनको ध्यान रखना है। अपने स्कैल्प का मसाज करिए, अच्छे से मसाज करिए, ये नहीं कि तेल लगा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। स्कैल्प को बहुत अच्छे से एकदम हेल्दी स्लो मोशन में मसाज करिए, टाइट हाथों से नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, बालों को भी ज़्यादा रगड़ना नहीं है, एकदम वेट हेयर में कॉम्ब नहीं करिए। बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपके हेयर शेड ऑफ होने से बचेंगे। बिकॉज ये हार्मोनल इशू है, तो हार्मोनल के लिए आप एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो आपके हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस बना के रखेंगे, ठीक है। तो ये था वेरी मच वीडियो अबाउट आपके हेयर शेडिंग होते हैं प्रेगनेंसी में, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। डरना नहीं है, इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे शरीर पे होती हैं, तो क्या करना है, आपने थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान देना है, जो भी हमने डिस्कस करें, ठीक है। होप आप सभी को वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक दे देना, जैसे लोगों से शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। और साथ ही साथ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए, ताकि आपका नाम शाउट आउट हो इन अवर वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।